श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने लश्कर के एक टॉप कमांडर को मार गिराया। वहीं आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का जॉइंट ऑपरेशन रात भर से जारी है। इस ऑपरेशन में एक कमांडेंट समेत 3 सुरक्षा कर्मी भी घायल हो गए हैं। एनकाउंटर में लश्कर का एक आतंकी मारा गया। बड़ी खबर, रात भर जारी रहा सुरक्षा बलों का ये जॉइंट ऑपरेशन। एक कमांडेंट समेत 3 सुरक्षा कर्मी भी ऑपरेशन में घायल हुए हैं। श्रीनगर में सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी मिली है। लगातार ये ऑपरेशन और अगले कई दिनों तक चलने वाला है, क्योंकि कोशिश है ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को मार गिराने की, उन्हें ढेर करने की। लेकिन एक कमांडेंट समेत 3 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं, ये थोड़ा दुखद है। अमेरिकी सेना ने ड्रोन इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर में जहां एक आतंकी मारा गया, जबकि सुरक्षा बलों के 3 जवान घायल हो गए। घायलों में एक असिस्टेंट कमांडर, सब इंस्पेक्टर और एक सीआरपीएफ का जवान शामिल है। इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। और इस बीच सुरक्षा बलों ने परिमपोरा इलाके से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना शुरू कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जिस इलाके को सुरक्षा बलों ने घेरा था, वहां आतंकवादियों के बीच से छोटे छोटे बच्चों और बुजुर्गों को कैसे रेस्क्यू किया गया। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से अचानक आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं। कश्मीर में 27 जून की रात को एक पूर्व एसपी और परिवार के 2 सदस्यों के घर में घुसकर हत्या कर दी गई। इससे ठीक एक दिन पहले 26 जून को देर रात जम्मू एयरपोर्ट स्टेशन पर ड्रोन अटैक किया गया। जांच एजेंसियां ड्रोन हमले की जांच में जुटी हैं। यूपी के बुलंदशहर में बीती रात एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बुलंदशहर में सियाना रोड पर स्थित रिफाइंड तेल की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। बीती रात करीब 8:30 बजे इस फैक्ट्री में आग लगी। रिफाइंड तेल की इस फैक्ट्री में मुख्य रूप से पैकेजिंग का काम किया जाता है। आग कैसे लगी, इसका खुलासा तो नहीं हो पाया है, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि उसकी लपटें दूर दूर से दिखाई देने लगी। बताया जाता है कि आग से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। इलाके में ऐसा जाम लगा कि वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी फंस गई, जिसके चलते काफी देर से आग पर काबू पाया जा सका। आशंका जताई जा रही है कि यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। आग से कितना नुकसान हुआ, इसका आंकलन अभी नहीं लगाया जा सका है, लेकिन राहत की बात यह है कि आग से कोई हताहत नहीं हुआ है। यूपी के बुलंदशहर में बीती रात एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस पूरी खबर को हमने आपको दिखाया, लेकिन अब चेन्नई में लॉकडाउन में छूट मिलते ही मानो पूरा शहर बाजार में उतर गया है। देखिए, कई दिनों के बाद जब सोमवार को लॉकडाउन में छूट मिली तो चेन्नई के नागर रंगनाथन स्ट्रीट का कुछ ऐसा ही नज़ारा था। देखते देखते सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियम धरे के धरे रह गए और लोग तीसरी लहर को आमंत्रण देते दिखे। भीड़ देखकर मानो ऐसा लगा कि एक झटके के साथ कोरोना वायरस का असर खत्म हो गया हो। बाजार में मानो भीड़ का सैलाब उमड़ आया हो। दरअसल तमिलनाडु में कोविड-19 के नए मामलों में लगातार आ रही कमी के चलते स्टालिन सरकार ने 28 जून से लॉकडाउन में छूट की घोषणा की। हालांकि ये छूट चेन्नई, चेंगलपेट, कांचीपुरम और तिरुवल्लुर जिलों तक सीमित है। इसी छूट के बाद चेन्नई के बाजारों में इस तरह का नज़ारा दिखा। हालांकि तमिलनाडु में सोमवार को कोरोना के 4,804 नए मामले सामने आए, जबकि 98 लोगों की मौत हो गई। तमिलनाडु में अभी कुल 40,954 सक्रिय केस हैं, जबकि कोरोना से कुल 32,388 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना में प्रभावित उद्योगों के लिए केंद्र ने राहत पैकेज का ऐलान किया है। कोरोना महामारी से प्रभावित उद्योगों को राहत देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। कोरोना से प्रभावित उद्योगों को 1.10 लाख करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। अस्पतालों में बच्चों के लिए बेड, आईसीयू सेंटर और कोविड केयर सेंटर को बढ़ाने के लिए 23,220 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए, सेक्टर्स के लिए 1,01,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना लेकर आए हैं और हेल्थ सेक्टर जो है
विशेष तौर पर इस पर बल दिया गया। 50,000 करोड़ रुपया इसके लिए रखा गया है। 31 मार्च 2022 तक भारत आने वाले पहले 5 लाख पर्यटकों से वीजा फीस नहीं ली जाएगी। ट्रैवल एजेंसियों को 10 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। पर्यटक गाइड को 1 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। श्रीनगर में जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों को लेकर नाराज सिख समुदाय अब गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। श्रीनगर में सिख बेटी के जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित पिता पहली बार सामने आए। उन्होंने 18 वर्ष की बेटी के घर से अगवा होने की घटना बताई। उन्होंने बताया कि कैसे 3 लोग जबरदस्ती उनके घर में घुसे और पिस्टल दिखाकर बीमार बेटी का अपहरण किया। इसके पास खास में पिस्टल थी सर। इसने आकर तो ऊपर चढ़ गया। वहाँ से गाड़ी तैयार थी। हमने गाड़ी का नंबर देखा, JK 01W0171 गाड़ी का नंबर था, उसमें ही चले गए। श्रीनगर में जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों को लेकर नाराज सिख समुदाय ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से 2 दिन में लगातार दूसरी बार मुलाकात की। मामले में हस्तक्षेप की मांग की। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की तैयारी है। हमने ये भी बताया राज्यपाल जी को, हम तब तक बैठे हुए हैं, हम उठेंगे नहीं, हम अपनी बेटी को वापस लेके जाएंगे। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कश्मीर में इस तरह के 4 मामले गिनाए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए जाने की मांग की। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण मामले में 3 और लोगों की गिरफ्तारी के बाद ये खुलासा हुआ है कि पीड़ित परिवारों के खातों में अरब देशों से फंडिंग मंगवाई गई है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण मामले में 3 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों में पहला आरोपी इरफान ख्वाजा खान एक इंटरप्रेटर है और वो दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर में इंटरप्रेटर का काम करता था। दूसरा आरोपी राहुल भोला मूक बधिर है, जो इरफान के साथ मिलकर मूक बधिरों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करता था। तीसरा मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान भी मूक बधिर है और इस पर आरोप है कि कानपुर के आदित्य का धर्मांतरण कराया था। ये लोग उमर गौतम के साथी हैं। जो ये लोग आज गिरफ्तार किए गए हैं, इनको भी हम रिमांड पे लेंगे। यूपी पुलिस ने दावा किया है कि उमर गौतम और उसकी संस्था इस्लामिक दवाह सेंटर को दुनिया के कई देशों से हवाला के जरिए धर्मांतरण के लिए फंडिंग मिलती थी। इस खाते में करीब 50 लाख रुपए से अधिक की धनराशि विभिन्न विदेशों से आना पाया जा रहा है। यूपी पुलिस धर्मांतरण के शिकार हुए लोगों की लिस्ट को खंगालकर जांच को आगे बढ़ा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लद्दाख दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख दौरे के दूसरे दिन फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा करके चीन पाकिस्तान को चेतावनी दी। रक्षा मंत्री ने कहा, भारत पड़ोस से अच्छे संबंध चाहता है लेकिन आक्रामकता बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि हमको किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने की कुव्वत भी हमने अपनी दिखाई है। रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाने को ऐतिहासिक फैसला बताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस फैसले से राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत हुई है और आतंकी गतिविधियों में भी कमी आई है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है यूपी बनने के बाद। और मैं अपनी आर्मी के बारे में कहना चाहूंगा, आर्मी सराहनीय काम कर रही है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में सीमा सड़क संगठन के 63 प्रोजेक्ट का और थिकसे मॉनेस्ट्री लाइब्रेरी का उद्घाटन भी किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। क्या है पूरी खबर, दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ फिर आमने सामने आ गए। ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्यपाल के लिए कहा कि ऐसा भ्रष्ट राज्यपाल उन्होंने आज तक नहीं देखा। गवर्नर जानबूझ के उत्तर बंगो को डिस्टर्ब करने के लिए वो शांति में है। वो लोग जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी विश्वास करते हैं। ममता ने कहा कि वो राज्यपाल को हटाने के लिए केंद्र को 3 चिट्ठियां लिख चुकी हैं। जवाब में राज्यपाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ममता के आरोपों का जवाब दिया और कहा कि भ्रष्टाचार पर वो चुप नहीं रहेंगे। इनका कोई हिसाब क्यों नहीं मांगता? हजारों करोड़ रुपया आ गए और जमीनी हकीकत है ही नहीं। इस करप्शन के खेल के ऊपर कब ढक्कन लगेगा? राज्यपाल ने कहा कि उनके ऊपर हवाला केस में कोई चार्जशीट नहीं है। ममता शर्मनाक राजनीति कर रही है।
भारत के नक्शे से छेड़छाड़ मामले में ट्विटर को सरकार नोटिस भेजेगी। भारत सरकार के साथ चल रहे टकराव के बीच ट्विटर की एक और हिमाकत सामने आई। ट्विटर ने इस बार भारत के नक्शे से छेड़छाड़ की और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया। सरकार ने ट्विटर की इस हरकत को बेहद गंभीरता से लिया है। ट्विटर को नोटिस भी भेजा जाएगा। हम इसको ट्विटर पर नोटिस भेजेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे ट्विटर पे, ताकि ऐसी गलती नहीं करे। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है। ट्विटर ने इससे पहले 12 नवंबर 2020 को भी कुछ ऐसी ही हरकत की थी। ट्विटर ने तब लद्दाख को चीन का हिस्सा बताया था कि ट्विटर कहीं ना कहीं भारत को लेके उसका एक रवैया बना हुआ है जो उचित नहीं है। वहीं गाजियाबाद के बुजुर्ग पिटाई मामले में ट्विटर इंडिया के हेड मनीष माहेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कैविएट दाखिल करके अपील की कि गाजियाबाद पुलिस अगर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करती है तो सुनवाई के दौरान कोर्ट उनका पक्ष भी सुने। पटना में भारी बारिश के बाद हुए जलजमाव से लोगों को अभी तक निजात नहीं मिली है। बिहार में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। तस्वीरें हैं समस्तीपुर की, जहां बारिश की वजह से गलियों से लेकर घरों तक पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से पटना की सड़कें और गलियां तालाब में तब्दील हो गई हैं। ये तस्वीरें गया जिले के कृषि कल्याण केंद्र की हैं, जहां बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण गोदाम में पानी भर गया, जिसकी वजह से गोदाम में रखी 500 से अधिक खाद की बोरियां भीग गईं और गोदाम से पानी को निकालने के लिए पंपिंग सेट का सहारा लेना पड़ा। तो वहीं दानापुर में तेज बारिश के कारण थाने में पानी भर गया। गार्ड रूम से लेकर अधिकारियों के दफ्तर तक हर जगह बस पानी ही पानी है। सरकार हर साल दावा करती है कि ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए उचित प्रबंध किया जाएगा, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आता है सरकार के दावों की पोल खुल जाती है। दुधवा नेशनल पार्क में एक अनोखे पेड़ को देख लोग दंग रह गए। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में दिखा अनोखा नजारा। अमलतास के पेड़ से फव्वारे की तरह निकला पानी। पेड़ की पत्तियों और टहनियों से पानी निकलता देख दंग रह गए लोग। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में अमलतास के पेड़ से फव्वारे की तरह झरझर गिरता पानी इन दिनों कौतूहल का विषय बन गया है। पेड़ से फव्वारे की तरह पानी निकलने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ज्यादातर लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं, लेकिन दरअसल ये एक वनस्पतिक प्रक्रिया है जिसे गटेशन कहते हैं। जब कोई पेड़ अधिक पानी सोख लेता है तो पेड़ में टर्गर प्रेशर बनता है और पेड़ की पत्तियों और टहनियों के सूक्ष्म छिद्रों से फव्वारे की तरह पानी निकलना शुरू हो जाता है। पानी फव्वारे की तरह निकलना कई दिनों तक जारी रहता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। पवित्र अमरनाथ यात्रा की सांकेतिक शुरुआत हो गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक शिवलिंग की पूजा अर्चना करके वर्चुअल दर्शन की शुरुआत की। कोरोना की वजह से अमरनाथ यात्रा इस साल भी रद्द की गई है। अब पवित्र शिवलिंग के 22 अगस्त तक वर्चुअल दर्शन हो सकेंगे। श्राइन बोर्ड दिन में 2 बार आरती का सीधा प्रसारण करेगा। आरती का लाइव प्रसारण सुबह 6 बजे और शाम 5 बजे होगा। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा को अनुमति देने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने सिर्फ 3 जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी के लोगों को यह अनुमति दी थी। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि सरकार दर्शन के लिए लाइव स्ट्रीमिंग का इंतजाम करे। हाईकोर्ट ने अपना निर्णय ऐसे समय में दिया है जब उत्तराखंड सरकार की ओर से 1 जुलाई से यात्रा प्रारंभ करने की तारीख तय कर दी गई थी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.